हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझा था कि इसके क्या क्या यूज होते हैं, ये हमने जाने थे। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूला देख रहे थे, कुछ रिलेशंस देख रहे थे, जिसका यूज करके आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो बच्चों, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि साइन कन्वेंशन आप किस तरीके से लेंगे। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो आपका फोकस है, ठीक है, या फोकल लेंथ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या है, इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन क्या, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, हमने क्या देखा था। F बराबर होता है आपका R/2, जहां F आपकी फोकल लेंथ होती है यानी फोकल दूरी होती है और R आपका वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला देखा था, दर्पण सूत्र देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि ये हमें ये दर्शाता है कि जो आपकी वस्तु की दूरी है यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लंबाई या फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमारा रिलेशन आया था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ पे v आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी वस्तु की दूरी, u इमेज डिस्टेंस है यानी प्रतिबिंब की दूरी और f आपकी फोकल लेंथ है यानी फोकल दूरी। अब हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की यानी रेखीय आवर्धन। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं रेखीय आवर्धन, जो कि आपके स्फेरिकल मिरर के द्वारा यानी गोलीय दर्पण के द्वारा निर्मित किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। बेसिकली अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन यानी बड़ा, कोई भी चीज कितनी बड़ी है। अब यहाँ पे हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है या गोलीय दर्पण है, वो किस प्रकार से या कितनी बड़ी जो है इमेज बनाता है। और कंपेयर किससे हो रहा है, किससे हम तुलना कर रहे हैं, वस्तु से, यानी वस्तु से कितना बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बना पाए। तो अगर हम बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन की यानी रेखीय आवर्धन की, तो लीनियर जो मैग्निफिकेशन है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये आपका रेशियो होता है इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का, या हम कह सकते हैं ये एक अनुपात होता है जो आपकी इमेज है यानी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के बीच का जो अनुपात है या रेशियो है, उसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं और इसे m से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन की, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपकी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से इसका एक रिलेशन है, जिसे हम कहते हैं m बराबर -v/u। यहाँ पे जो v है वो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है और u ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी। Linear magnification produced by a spherical mirror is defined as the ratio of the size of the image formed by the mirror to the size of the object. एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित रेखीय आवर्धन को दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी अगर हम बात करें m की, m यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, तो ये बराबर होता है I/O और यहाँ पे जो I है वो आपकी इमेज का साइज है, ठीक है। आप इसको I को आप h' भी ले सकते हैं। अगर हम ये माने कि जो आपका इमेज है या प्रतिबिंब है उसकी जो ऊंचाई है वो h' है और जो वस्तु है उसकी ऊंचाई h है, तो आपका जो रेशियो है ये हो जाता है h'/h। तो बेसिकली चाहे आप I/O लिखें या h'/h लिखें, तो ये आपका जो है वस्तु
और प्रतिबिंब की हाइट को यानी उसकी ऊंचाई को रिप्रेजेंट, तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है किसका, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस m इज गिवन एज, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के संदर्भ में m को इस प्रकार दिया जाता है, लिखा जाता है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं, जब हम m की बात कर रहे हैं और m को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, किससे उसको रिलेशन उसका निकाल रहे हैं, आपकी वस्तु की दूरी यानी u और इमेज की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी v। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका m बराबर माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पे अगर हम v और u की बात करें, ठीक है, तो इनको हमें हमेशा इनके साइन के अकॉर्डिंग रखना है, यानी जो इनका चिन्ह है उसके साथ आपको रखना है। ठीक है, आप जो है सिंपल नंबर नहीं रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। अगर आपकी v की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखनी है, u की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव रखनी है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, इफ मॉड m इज लेस देन 1 द इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट। अगर जो m है, ठीक है, m की जो वैल्यू है, मॉड मतलब कोई भी साइन नहीं, हम एक जो है उसकी सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं, उसका साइन नहीं ले रहे। ठीक है, उसका मान ले रहे हैं, उसका चिन्ह जो या उसकी जो साइन है वो नहीं ले रहे हैं। तो अगर इस केस में जो m है वो छोटा आता है 1 से, जैसे 0.2 आ गया, 0.5 आ गया, यानी 1 से कम वैल्यू आई, 0 आ गया, तो जो इमेज है या जो आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से कम हो। इफ mod m is greater than 1 the image size is greater than the object size। अब अगर m mod m की वैल्यू, mod m यानी सिर्फ हम m का मान ले रहे हैं, उसका साइन नहीं ले रहे, तो जब mod m की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, 1 से बड़ी होगी, तो यानी कि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, उसका जो आकार है, उसका जो साइज है वो वस्तु के साइज से बड़ा है। अगर छोटी आई वैल्यू तो इमेज क्या होगी, छोटी होगी। अगर वैल्यू बड़ी आई तो इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी। इफ इज नेगेटिव द इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। अब अगर जो है m की वैल्यू, m का मान, अब हम इसे चिन्ह के साथ ले रहे हैं, साइन के साथ। अगर m नेगेटिव आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, जो बिंब है वो आपका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा हो जाएगा, अगर वैल्यू यानी m की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई। इफ इज पॉजिटिव, और अगर ये धनात्मक हो जाती है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो ये कैसी इमेज होगी, एक सीधी इमेज होगी। प्रतिबिंब कैसा होगा, इरेक्ट यानी सीधा। यानी अगर m की वैल्यू -3 आ गई, -2 आ गई, -1 आ गई, इसका अर्थ ये है कि जो आपकी इमेज है वो उल्टी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव आ गया यानी +1, +3, +4, तो आपका जो इमेज है वो कैसी है, सीधी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी से आप वर्चुअल और रियल इमेज का भी जो है इसी से पता लगा सकते हैं। अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, आभासी प्रतिबिंब की, तो आप ये जानते हैं कि जो ये दर्पण है यानी स्फेरिकल मिरर है, वो हमेशा, जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधी बनती है। ठीक है, इरेक्ट बनती है। यानी अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल हो। अगर वैल्यू नेगेटिव आई यानी m का मान नेगेटिव आ गया, तो फिर क्या होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है स्फेरिकल मिरर के केस में। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण की बात करें, इसके केस में अगर नेगेटिव m की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका अर्थ है कि जो आपकी इमेज है वो रियल है यानी वास्तविक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपने कुछ फॉर्मूला देखे, कुछ सूत्र देखे, उनको हमने डिस्कस किया, साइन कन्वेंशन हमने डिस्कस किया, और स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम इनके बेस में कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, उन्हें सॉल्व। तो आपका पहला प्रश्न है, अ कॉन्वेक्स मिरर
used for rear view or an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। यानी एक उत्तल दर्पण है, उसे ऑटोमोबाइल में या वाहन में जो है पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में या रियर व्यू मिरर के तौर पे, ताकि वो पीछे का जो व्यू है उसे देख सके, इसके तौर पे उसे जो है लगाया गया। और उसका आपको जो है वक्रता त्रिज्या या सेंटर ऑफ जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको दिया गया है। आर की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है? 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब एक बस है जो कि दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे, दर्पण से कितनी दूरी पे है? 5 मीटर की दूरी पे। फाइंड द पोजीशन, आपको स्थिति बतानी है, नेचर यानी प्रकृति बतानी है, और साइज यानी आपको हाइट बतानी है, इमेज की ऊंचाई बतानी है, इमेज की पोजीशन बतानी है कि वो कहाँ पे होगा, कहाँ पे बनेगी इमेज, उसका नेचर यानी उसकी प्रकृति कैसी हो। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो सिचुएशन दी गई है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कहा क्या गया। आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। आपका कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है, आप जानते हैं। अब इस कॉन्वेक्स मिरर से, इस उत्तल दर्पण से जो आपका बस है वो 5 मीटर की दूरी। तो बेसिकली जब आपका दर्पण ये है तो दर्पण के सामने वस्तु होगी, तो यानी यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे, जो कि आपकी किसकी वैल्यू है? ये आपका यू है। यहाँ पे आपकी बस खड़ी है, ये ए पॉइंट हो, ठीक है, यहाँ पे आपकी बस खड़ी। अब आपको क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या दिया गया है आपको? आर की वैल्यू दी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे आप कहते हैं, कितना दिया गया है? 3 मीटर, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो आर है या जो आपकी वक्रता त्रिज्या है उसका साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो बच्चों जैसे कि हमने, जब हम जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसका जो इनर साइड होता है या जो उसका आंतरिक भाग होता है या अंदर वाला जो भाग होता है उसे पॉलिश किया जाता है। यानी जो उसकी बाह्य जो सरफेस है, बाह्य जो तल है, वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, वहां से रिफ्रैक्शन होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो इस केस में आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो फोकस होगा, ठीक है, जो आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो फोकल लेंथ है, यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ है, ठीक है, ये एफ है। तो फिर ये जो यहाँ पे फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका आएगा वो कैसा होगा? आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि मिरर के जो है राइट साइड में, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था। तो आर की वैल्यू प्लस 3 मीटर होगी, ठीक है। तो अगर हम एफ और आर का रिलेशन देखें तो एफ बराबर होता है आपका r/2 यानी 3/2, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, एफ की जो वैल्यू आ गई वो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी एफ की वैल्यू है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आया है, और इसे हमने पॉजिटिव क्यों लिया है ये भी आपको समझ में आया। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बस है वो दर्पण के आगे है, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पे। यानी इस केस में वस्तु क्या है? बस है। बस क्या है? हमारा वस्तु है या बिंब है। तो अगर हम वस्तु की बात करें वो 5 मीटर की दूरी पे है, यानी हमारी u की वैल्यू क्या है? 5 मीटर है, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पे होगी?
दर्पण के आगे यहाँ पे होगी वस्तु, सपोज यहाँ पे है वो वस्तु, यहाँ पे बस है, तो u की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वस्तु दर्पण के आगे हो, ठीक है, तो दर्पण के आगे जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी नेगेटिव में होगी, दर्पण के पीछे जितनी भी वैल्यू होगी सब पॉजिटिव में होगी। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फोकस है और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका कहाँ होगा? पीछे होगा। तो यही कारण है कि जो f है और r की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? आपकी पॉजिटिव में होगी। तो ये आपकी u की वैल्यू नेगेटिव में है। अब आपके पास u की वैल्यू है, f की वैल्यू है, आपसे पूछा गया है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, यानी आपको v की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, v आपसे पूछा गया है प्लस नेचर पूछा गया है। तो जब आप प्रकृति की बात करते हैं तो आप मैग्निफिकेशन भी निकालें, ठीक है। तो हम सबसे पहले v की वैल्यू निकालेंगे और v की वैल्यू कैसे निकलेगी? दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूले से, ठीक है। जो आपका मिरर फॉर्मूला है वो है आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, हमें v की वैल्यू निकालनी है तो आप इसे एक साइड पे रख देंगे, बराबर 1/f माइनस 1/u। अब f की वैल्यू कितनी आई है आपकी? f की वैल्यू आई है प्लस 1.5 सेंटीमीटर, माइनस u की वैल्यू कितनी है आपकी? u है -5, तो आप इसे -5 यहाँ पे साइन के साथ लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है? अब आप इस साइन को बाहर ले लेंगे तो ये प्लस 1/5 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 5 है और 1.5 है, इसका आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आपका 7.5 आ जाएगा, ठीक है। आपका जो एलसीएम आएगा वो 7.5 आ जाएगा, इसका एलसीएम दोनों का, ठीक है। अब ये 7.5 आ गया है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 1.5, ठीक है। एलसीएम कैसे आया आप जानते होंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं। इस केस में हमने 1.5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया है, तो ये 7.5 आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक नंबर 1.5 और एक 5 है, तो दोनों वैल्यूज जो है एक जैसी तो आपको लग नहीं रही है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे और इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 6.5 अपॉन 7.5 आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1/v बराबर 65/75 आएगी, या हम कह सकते हैं v बराबर 75/65 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू जो है वो आपकी 1.15 मीटर आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। अब हम m यानी मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो m बराबर h डैश अपॉन h, या हम कह सकते हैं I अपॉन o होता है, या एक और रिलेशन है -v अपॉन u, ठीक है। हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, हम इसे निकाल सकते। तो v की वैल्यू कितनी है आपकी 1.15, तो यहाँ पे -1.15। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है आपकी -5। आप इसे सॉल्व करेंगे 1.15 अपॉन 5, तो आपके पास जो m है उसकी वैल्यू आई है प्लस 0.25 प्लस 0.23, तो ये मैग्निफिकेशन है। अब जैसे कि आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा था कि अगर मैग्निफिकेशन या मॉड m जो है
यानी m की जो वैल्यू है वो 1 से कम आती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बने, ठीक है। यानी इस केस में जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं साइन कैसा है, पॉजिटिव है, यानी इमेज कैसी होगी, आभासी, वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी। तो हमारे पास जो नेचर आया वो आया है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड image will be formed. प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter। एक वस्तु है जिसकी हाइट आपको दी गई है, जिसकी ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको रखा गया है कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के सामने, और इस अवतल दर्पण की जो फोकल लेंथ है या फोकल लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? आपको ये बताना है कि जो पर्दा है, पर्दे को हम कितनी दूरी पे रखेंगे, दर्पण से कितनी दूरी पे रखेंगे ताकि जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो वो स्पष्ट हो, यानी आपको स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। अब आपको जो इमेज है उसका नेचर यानी उसकी प्रकृति और उसका साइज भी आपको निकाल। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमसे जो है कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण के बारे में कहा गया है कि हमारे पास अवतल दर्पण, तो आपका अवतल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। और आप ये जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, कॉन्केव मिरर जो होता है, इसके बाह्य सतह पर हम पॉलिश करते हैं, और जो उसकी आंतरिक सतह होती है या जो अंदर वाली इनर सरफेस होती है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह होती है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि एक वस्तु है जिसका आपको साइज दिया गया, यानी आपको h की वैल्यू दी गई है 4.0 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ पे रखा गया है, कॉन्केव मिरर के यानी अवतल दर्पण के सामने। तो अवतल दर्पण के सामने यानी यहाँ पे आपका u होगा। अब ये कहाँ पे है, इसके सामने है, तो u की वैल्यू आपकी नेगेटिव में होगी, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ भी दी है, यानी f की वैल्यू आपको दी गई है। अब अगर हम f की वैल्यू की बात करें तो कॉन्केव मिरर के केस में जो f होता है वो सामने होता है, यानी अगर हम f की बात करें तो इसका जो f होगा फोकस होगा, या कुछ यहाँ पे होगा आपका फोकस, ठीक है, यहाँ पे फोकस होगा। तो अगर हम बात करें किसकी, फोकल दूरी की, तो फोकल दूरी कैसी आएगी, दर्पण के सामने है इसलिए नेगेटिव है, माइनस साइन के साथ आएगी। तो यहाँ पे आपका -15.0 सेंटीमीटर। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। इसको लेके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है कि आप स्क्रीन को कहाँ पे रखेंगे, पर्दे को कहाँ पे रखेंगे, ये आपको बताना है। नेचर साइज बताना है, यानी आपको m भी निकालना है। तो बच्चों आपको इस केस में, इस क्वेश्चन में v और m की वैल्यू निकालनी है,
और ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लें। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क। तो बच्चों आज हमने आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किस तरीके से आपको साइन लेना है, साइन का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, किस तरीके से आपको साइन लेना है, क्योंकि साइन से काफी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आपको साइन को बिल्कुल प्रॉपरली लेना है। और जो आपको दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसे आपको होमवर्क से करके आना है। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ लेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।